हेलो एवरीवन, मैं हूं सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जामिनेशन के लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। ऑडिटिंग में आज है ये दूसरा वीडियो। इससे पहले ऑडिटिंग और इनकम टैक्स का एक एक वीडियो आपको मिल चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हमारी तैयारी होनी चाहिए। वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन, कॉमर्स पोर्शन की प्रिपरेशन आप सीरियसली करना चाहते हैं तो आप 75 मार्क्स में कम से कम 65 प्लस का टारगेट रखें। और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और यहाँ पर आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स के रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट, क्विज नोट्स का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। कॉमर्स पोर्शन में आपको हमारे कोर्स के अलावा अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, और बाकी कोर्सेज भी हैं। अगर आप उनके हिसाब से प्रिपरेशन करें, जैसे यूकेपीएससी झारखंड, तो आप इनका कोर्स भी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न्स ब्रांच ऑडिट। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा शाखा अंकेक्षण या लेखा परीक्षक को नियंत्रित करती है? तो देखिए, सेक्शन 143, ये है क्या आपका ऑडिटर की राइट्स और उसकी ड्यूटीज के बारे में। और इसके सब सेक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके 12 सब सेक्शंस तक आपको कम से कम पढ़ के आना है। ठीक है, पढ़ना है। तो इसमें पूछा गया है कि ब्रांच ऑडिट का कौन सा सेक्शन है, तो इसमें ध्यान देना है सेक्शन 143 सब सेक्शन 8। ठीक है, ये ब्रांच ऑडिट के बारे में बात करता है। अगला क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 147 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, if an auditor has contravened the provisions knowingly or willfully with the intention to deceive a company or its shareholder, etc., he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 147 के अनुसार यदि किसी लेखा परीक्षक ने या अंकेक्षक ने कंपनी या उसके शेयरधारकों आदि को धोखा देने के इरादे से जानबूझकर प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो उसे कितनी कारावास हो सकती है? तो इसको अप टू 1 ईयर तक, क्या ईयर्स नहीं, 1 ईयर तक की जेल यात्रा पर भेजा जा सकता है कि ऑडिटर तुमने जानबूझकर धोखा देने की कोशिश की है, तो बेवफाई की सजा 1 साल हो जाएगी यहाँ पर। अगला, what is the prime objective of an audit in view of section 129(1) of Companies Act 2013? देखिए, सेक्शन 129(1) कंपनीज एक्ट का कहता है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना, वो कैसे होने चाहिए? ट्रू एंड फेयर पिक्चर देना चाहिए। किस चीज का? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का और आपकी परफॉर्मेंस का, यानी अर्निंग्स का। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और अर्निंग के बारे में ट्रू एंड फेयर व्यू दे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही जवाब। ऑडिट जल्दी करना ये उद्देश्य नहीं होता। टू साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साइन कर दे, ये भी उद्देश्य नहीं है। टू चेक ओनली फ्यू थिंग्स, कुछ चीजें चेक कर लो बाकी छोड़ दो, ये भी ऑडिट का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल वाउचिंग कैश सेल्स। आप कैश सेल की वाउचिंग कर रहे हैं तो किसकी जरूरत नहीं है? एग्जामिन क्रेडिट सेल्स एंड डेटा रेजर्स, एग्जामिन कैश मेमोज, एग्जामिन काउंटर फॉइल ऑफ पेन स्लिप, एग्जामिन कैश बुक। भैया अगर आप कैश सेल के एग्जामिन कर रहे हैं ना, तो क्रेडिट सेल को एग्जामिन क्यों करोगे? डेटा लेजर का एग्जामिन क्यों करोगे? कैश सेल्स में तो तुरंत पैसा आएगा, तो उसके लिए आपको डेटा लेजर अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सत्य जवाब। अगला, which form is used to which form is used to give statement of particulars required to be furnished under section 44 AB of Income Tax Act 1961। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44 AB के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणों का विवरण देने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, टैक्स ऑडिट होता है सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, उसमें एक तो ऑडिट रिपोर्ट होती है और एक होता है फॉर्म जिसको आप कहते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर्स।
इसमें कई सारे क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर्स होता है ये जाता है फॉर्म नंबर 3CD में। किसमें जाता है? फॉर्म नंबर 3CD में। तो इसका सही जवाब तो हो जाएगा क्या? फॉर्म नंबर 3CD। लेकिन कुछ और बातें याद रखनी है। देखो, ये फॉर्म 3CA किस केस में जाता है? देखो, कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जिनको इनकम टैक्स के अलावा भी ऑडिट कराना होता है, जैसे कंपनीज, ठीक है। तो फॉर्म 3CA उन केस में एप्लीकेबल होता है जिनका ऑडिट किसी अदर एक्ट में होता है, ऑडिट अंडर एनी अदर एक्ट, यानी किसी दूसरे कानून में के तहत उनका ऑडिट होता है। तो उस केस में आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देंगे 3CA में। और अगर सिर्फ इनकम टैक्स में हो रहा है ऑडिट, सिर्फ इनकम टैक्स में ऑडिट हो रहा है किसी और एक्ट में नहीं, तो 3CB और 3CD देंगे। और अगर कोई नॉन रेसिडेंट है या फॉरेन कंपनी है, कोई नॉन रेसिडेंट है या फिर फॉरेन कंपनी है और वो रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रिसीव कर रहा है, तो उस केस में ऑडिट रिपोर्ट जाएगा फॉर्म नंबर 3CE में। ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। चलिए आगे। Which section of Companies Act 2013 deals with the matter that every auditor shall comply with the auditing standards? अब देखिए कि इन्होंने फिर 143 में सबसेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है। तो इसका जवाब क्या होगा? आपको सबसेक्शन 143 के अच्छे से पढ़ने। तो इसका जवाब क्या होगा? सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 9 कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करने पड़ेंगे। किसको? ऑडिटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 147, नहीं 146 है ये, ठीक है, इसको सुधार लीजिए। 147 में तो पनिशमेंट है। 146 ऑफ कंपनीज एक्ट, एन ऑडिटर हैज डैश डैश any general meeting either by himself or through authorized representative who is qualified to be an auditor। यानी कुल मिला के कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 146 के अनुसार कोई अंकेक्षक है तो वो किसी भी जनरल मीटिंग में खुद के द्वारा या अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा आएगा। तो ये क्या है? उसका चॉइस है या उसकी ड्यूटी है या उसकी ड्यूटी नहीं है, क्या है? तो भैया ये उसकी ड्यूटी है कि वो क्या करेगा? खुद या फिर अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, जो भी वो भी ऑडिटर बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो। ऐसे नहीं कि अपने ऑफिस के चपरासी को भेज दे, ऐसा नहीं। ऑडिटर बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो वो ही आ सकता है उसकी जगह पर, तो उसकी ये ड्यूटी है, ठीक है। अगला, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स शुड नॉट बी फॉलोड बाय ऑडिटर व्हाइल वाउचिंग रेंट रिसीव्ड? क्या रेंट रिसीव्ड की अगर आप वाउचिंग कर रहे हैं तो क्या फॉलो नहीं करेंगे? यानी प्राप्त किराए के लिए वाउचिंग कर रहे हैं आप, तो किस चीज का पालन नहीं करेंगे? लीज डीड देखेंगे भाई, हाँ, किराया नामा देखेंगे। रेंट रिसीप्ट बिल्कुल देखेंगे भैया, रेंट की जो रसीद है। गुड्स डिलीवरी समरी, भाई रेंट मिल रहा है तो उसमें गुड्स डिलीवरी समरी का क्या लेन देन? तो इसका, इसके बारे में हम जांच पड़ताल नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। एग्जामिनिंग टेनेंसी एग्रीमेंट, तो किराएदारी समझौते की जांच, ये भी आप चेक करेंगे, ठीक है। अगला, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू मेक द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल, यानी मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल यानी प्रबंधन को जिम्मेदार बनाना। टू डिटेक्ट फ्रॉड, धोखाधड़ी का पता लगाना। टू मेक एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबल, कर्मचारियों को जिम्मेदार बनाना। या एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन एज टू ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो भाई, ऑडिट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ओपिनियन एक्सप्रेस करना। क्या होता है? ओपिनियन एक्सप्रेस करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहे हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्ट करना, ये ऑडिट का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है अपना ओपिनियन देना। अगला, द टर्म एरर इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट रेफर्स टू। देखो, ऑडिट में दो चीजें होती हैं, एक होता है एरर और एक होता है फ्रॉड, ठीक है। एरर हो जाती है यानी ये अनइंटेंशनल होती है, पता भी नहीं चला गलती हो गई। और फ्रॉड किया जाता है इसलिए ये क्या होता है? इंटेंशनल होता है, ध्यान रखिएगा। यानी एरर गलती से हो जाती है, ये गलती से मिस्टेक हो गई है। और फ्रॉड सोच समझकर, डेलिबरेटली, जानबूझकर किया जाता है और इसमें आपका उद्देश्य सामने वाले को नुकसान पहुंचाना होता है, ठीक है। तो एरर का मतलब क्या है? एरर का मतलब अनइंटेंशनल मिस्टेक है, बिल्कुल सही बात। क्लैरिकल एरर्स हो जाती है। एरर ऑफ कमीशन,
500 को 5000 लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। और एरर ऑफ ओमिशन भूल गया लिखना, ठीक है। तो ये चारों ही क्या हो जाएंगे सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, एरर ये चारों ही है, ठीक है। आगे, अ कैशियर कैन कमिट फ्रॉड बाई, एक खजांची, खजांची यानी जो पैसा रखता है, किसके द्वारा धोखाधड़ी कर सकता है? ओवरकास्टिंग द रेसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, कैश बुक की प्राप्ति को बढ़ाकर, भाई कैश बुक की प्राप्ति को बढ़ाएगा तो उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा, नहीं। ओवरकास्टिंग पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक का पेमेंट साइड ओवरकास्ट करके, मतलब पेमेंट 10,000 का कर रहा है और बता रहा है कि हम 15,000 का पेमेंट कर रहे हैं, 5,000 अपनी जेब, ये क्या है? कैशियर का फ्रॉड। अंडर कॉस्टिंग द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, उस अगर भाई पेमेंट 10,000 का करेगा, बताएगा 8,000, तो अपनी जेब से देना पड़ेगा ना। फिर अंडर कॉस्टिंग ऑफ वेज बुक, मजदूरी ज्यादा दे रहा है लेकिन दिखा कम रहा है, ऐसा करेगा तो भी उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, द टर्म ऑडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म विच मीन्स टू हियर, ऑडिट जो है वो लैटिन शब्द से बना है जिसका मतलब होता है टू हियर या टू लिसन, सुनना। और वो लैटिन वर्ड जो है वो है ऑडिरे, क्या है? ऑडिरे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये अक्सर। अगला, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डैश डैश विद रेफरेंस टू नेचर साइज फॉर्म ऑफ एन एंट्री, देखो ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑडिट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन देना, ठीक है। तो ओपिनियन देने वाला ऑब्जेक्टिव है, ये बदलता नहीं है, इट डज नॉट चेंज, बेसिक ऑब्जेक्टिव बदलता नहीं है ऑडिट का। अगला, dash dash as defined by Spicer and Pegler, an inquiry into the value, ownership, title, existence, possession, and presence of any charge on the assets. वैल्यू यानी कीमत कितनी है, ओनरशिप मालिक कौन है, टाइटल अभी किसके पास है, ठीक है, एक्सिस्टेंस क्या वो है कि नहीं, पोजीशन किसके पास रखी है, प्रेजेंस, ये सब देखा जाता है वेरिफिकेशन में। कहाँ देखा जाता है? वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सत्यापन। अगला, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, देखो कई बार सवाल मुझसे पूछा जाता है कि सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हमें डिटेल में पढ़ना है क्या? तो डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको ऐसे के सिर्फ नाम याद रखने हैं बस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखने हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट किससे डील करता है भाई? तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, ये कौन सा ऐसे नंबर है? तो ऐसे 200, ठीक है। तो ये हो गया इसका सही जवाब, ठीक है। आपसे सवाल है ऐसे 210 क्या है, ऐसे 230 क्या है, और ऐसे 220 क्या है, ठीक है। ये तीन आप कमेंट करके बताइएगा, और ये अक्सर पूछ लिया जाता है, ऐसे 230 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका नाम जरूर आपको याद रखना है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर आपको कोर्स में एनरोल कराना है तो आप ऐप डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे जाके स्टोर से आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।